हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है थ्योरी ऑफ लॉ जुडिशियल एकेडमी पर। और मैं एडवोकेट गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज़, आज हम देखने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज़ जो कई बार आपके प्री के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए गाइज़, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? हु इज़ कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? तो ये कौन है? याद रखिएगा, ऑप्शन 3 अटॉर्नी जनरल। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो याद रखिएगा, ये जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, 1 जनवरी 2015 से, जी हाँ 1 जनवरी 2015 से इसे क्या कर दिया? नीति आयोग में बदल दिया। अब इसका नाम नीति आयोग है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितना है? द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द 2 सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज। तो याद रखिएगा, इसमें जो अंतराल होता है, ऑप्शन 3 की अगर बात करें तो 6 महीने का 2 इसके जो सत्रों के बीच में अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़, यानी भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है या नामांकित होता है? इलेक्टेड है, अपॉइंटेड है, सिलेक्टेड है या नॉमिनेट है? तो याद रखिएगा, जो भारत का प्रधानमंत्री है कौन क्या होता है? निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है। और इनके इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसमें वोट कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 आर्टिकल भी यहाँ से जुड़ जाते हैं। फिर अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन कि भारत के संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया। पार्ट 9A वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? ये जो पार्ट 9A है जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, पार्ट 9 कब से जोड़ा गया था? जो पार्ट 9 है तो 9 का याद रखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्ट 9 किससे जुड़ता है? पार्ट 9 जुड़ता है पंचायत से। पार्ट 9A ये जुड़ता है आपका नगर पालिकाओं से। और अगर बात करें आपका नेक्स्ट पार्ट 9B, वो जुड़ता है सहकारी समिति से। तो याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ये जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है तो राष्ट्रपति कैसे अपॉइंट करता है इसे? एवरी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करके, कंसल्टेशन विद CJI एंड गवर्नर। तो क्वेश्चन 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 7th की तरफ चलते हैं, संविधान के किस संशोधन अधिनियम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंसर्टेड द सिंधी लैंग्वेज? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अगर बात करें लैंग्वेज से हमारी कौन सा शेड्यूल जुड़ता है? लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमारा कौन सा शेड्यूल जुड़ जाता है लैंग्वेज से? तो याद रखिएगा शेड्यूल 8। और शेड्यूल 8 में भी कितनी लैंग्वेजेस दी गई हैं? शेड्यूल 8 में आज की डेट में 22 भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं। और याद रखिएगा, जो लास्ट भाषा थी वो कौन सी जोड़ी गई थी? वोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली कौन सा संविधान संशोधन से? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को उपलब्ध है? विच फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल टू द सिटीजन ओनली? तो याद रखिएगा, इसके अंदर 5-6 आर्टिकल है। कौन कौन से आर्टिकल? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30, ये जो 5 आर्टिकल है, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल
प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा 61, ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 61। फिर 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना चाहिए, यानी जो कोरम होता है बोथ हाउसेस की अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोरम कितना ज़रूरी है, कोरम ज़रूरी है 1/10। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो कोरम अभी हमने पढ़ा 110 होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बताया कि 110 कोरम होना चाहिए। फिर अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ये जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था किस एक्ट से इस्टेब्लिश किया गया था, तो याद रखिएगा ये चारों ही ऑप्शन गलत नहीं है, इनमें सही आंसर नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट से हमारा क्या किया गया था, हाई कोर्ट, सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में बना था और जो इसके चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट कौन से अमेंडमेंट से बना था, कौन से एक्ट से बना था, तो ये 4 ऑप्शन गलत है, ये आंसर गलत है। 12वें की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है कौन सा भाग, तो याद रखिएगा मूल अधिकारों से हमारा संबंधित है पार्ट कौन सा, 3rd। फंडामेंटल राइट किस पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 3rd में दिए गए हैं, ठीक। और पार्ट 3rd को याद रखिएगा मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, पार्ट 3rd को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। फिर अगर नेक्स्ट बात करें 13, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कितना होता है, तो याद रखिएगा 5 साल, कितना होता है 5 साल, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें 14 आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची कौन से आर्टिकल से संबंधित है, जो 3rd हमारा शेड्यूल है, 3rd शेड्यूल में ओथ के बारे में बताया है, शपथ। पहला जुड़ता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, दूसरा जुड़ता है हमारा सैलरी से और तीसरा जुड़ता है हमारा ओथ से। तो जो हमारा शेड्यूल 3 है वो कौन कौन से आर्टिकल से जुड़ता है, तो उसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 75 क्लॉज 4, 126 क्लॉज 6 और आर्टिकल 188, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन की बात करें तो सीधा सा है, जब एक विधेयक पर सदन के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद किस प्रकार के द्वारा दूर किया जाता है। व्हेन 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डिफर रिगार्डिंग अ बिल देन द डिलॉग्ड इज रिजॉल्व बाय, तो कैसे होता है, याद रखिएगा जब दोनों सदनों में किसी बिल या विधेयक को लेकर के कोई कंट्राडिक्शन विवाद हो जाता तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये जो जॉइंट सिटिंग है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग है, ये कौन बुलाता है, किसे बुलाने की पावर है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, जो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, कौन उसका पीठासीन अधिकारी होगा। और तीसरा, संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 16वें की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन चारों में से कौन सा स्टेट की डेफिनेशन में आता है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये भी आता है, जीवन बीमा निगम LIC ये भी आता है, CSIR ये भी है। तो उसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 17वें की तरफ। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। हाँ जी, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 72, कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 72 में। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की तो यहाँ पर होगी 72 में। गवर्नर की शक्ति कहाँ पर है, क्षमादान देने की गवर्नर की शक्ति कहाँ पर है, वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना है। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू, तो किसके सामने रखा जाएगा, तो याद रखिएगा
ये जो रिपोर्ट है किसके सामने रखी जाती है? राष्ट्रपति के समक्ष, प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बताया गया है और अभी आज की डेट में कौन हमारा कैग है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19वीं की तरफ चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है। द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बी इनलार्ज्ड बाय। तो कौन सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकता है? तो याद रखिएगा संसद। संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है? उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है, यानी द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज रिलेट्स टू। ये जो आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है, ये कैसी है? तो याद रखिएगा केवल मूल अधिकारों को, इसके ओनली द फंडामेंटल राइट्स। ये जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है किसके संदर्भ में कर सकता है? ओनली इन रिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक, और इसी के साथ एक क्वेश्चन और, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मूल अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय की ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन से आर्टिकल में दिया है? कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है। तो गाइस जितने भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा रहे हैं आपको ये सारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और साथ ही ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट रिलेट्स टू। कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 338। आर्टिकल 338A में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए। और आर्टिकल 338B में क्या है? तो बी में याद रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इन तीनों कमीशन के, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इन तीनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर आज की डेट में कौन है? बार बार प्री मेंस दोनों में आते हैं। तो इन तीनों के जो हेड हैं उनके भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं, ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विधानसभा का अध्यक्ष, जो विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भेजेगा, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, किसे भेजेगा? तो याद रखिएगा डेप्यूटी स्पीकर को। किसे? उपाध्यक्ष को। जो विधानसभा का अध्यक्ष है, राज्य में विधानसभा होती है और केंद्र में लोकसभा होती है, तो ये जो विधानसभा का अध्यक्ष है कौन करेगा? अपना लेटर किसे भेजेगा? उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जो लोकसभा थी हमारी, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होने वाला, कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 जीवी मावलंकर। ठीक, आज की बात करें तो आज की डेट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आज की डेट में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? और आज जो अभी प्रेजेंट में चल रही है कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है? 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें, कौन से? तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको बताना है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, लोकसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा। ठीक, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25वें की तरफ। तो ये आपको मैच द कॉलम करके बताना है कि कौन सा केस किससे जुड़ रहा है। चारों ही केस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 25 की, एम.एच. हॉसकॉट केस, तो ये जो एम.एच. हॉसकॉट केस है किससे जुड़ जाता है? तो याद रखिएगा ये जो एम.एच. हॉसकॉट केस है ये निःशुल्क विधिक सहायता से जुड़ जाता है। तो ए का हो गया ऑप्शन नंबर 4, यानी राइट टू फ्री लीगल एड। एम.एच. हॉसकॉट केस रिलेट टू राइट टू फ्री लीगल एड। फिर आता है जोगिंदर कुमार केस, तो जो जोगिंदर कुमार केस है किससे जुड़ जाता है? अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, किससे? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट। फिर आता है चमेली सिंह का वाद, तो चमेली सिंह का वाद जुड़ जाता है राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार। और मुरली एस देवरा लैंडमार्क केस, बार बार पूछा जाने वाला, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध, बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक। चारों केस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा बात करता है निम्नलिखित में से किस प्रकरण में बोला गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के प्रदेश में
सभी निर्णयों पर बाध्यकारी होगा, परंतु सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय से बाध्यकारी नहीं है। तो याद रखना इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। लैंडमार्क केस है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं सभी के ऊपर बाध्यकारी होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को कंट्राडिक्ट कर सकता है। तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार याद रखिएगा, और यहाँ से कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है कि कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट उसके नीचे के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जिस कार्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसे परोक्षतः भी नहीं किया जा सकता। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। द स्टेटमेंट इज रिलेट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ, ये जो कथन है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह आभासी विधायन के सिद्धांत से, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन बोला जाता है, हिंदी में आभासी विधायन भी बोल देते हैं, और कई बार छदम विधायन भी लिखा जाता है, छदम विधायन भी लिखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, अंडर विच आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस इज प्रोवाइडेड। तो याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल में दिया गया है एडॉक जजेस के बारे में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 127, आर्टिकल 127 में एडॉक जजेस के बारे में बताया गया है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कितने सदस्यों से मिलकर के बनती है, तो याद रखिएगा लोकसभा के 15 सदस्य हैं और राज्यसभा के 7, यानी टोटल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य। ठीक, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान है, तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 88, कौन से में, आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 में ये बोला है कि ये जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल का नाम जिस भी सदन में सदस्य के रूप में है तो वहाँ पर ये बैठ सकता है और विचार विमर्श कर सकता है। तो बैठने का, भाग लेने का अधिकार है, विचार विमर्श का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 88 बोलता है वोट देने का अधिकार इसे नहीं है। अटॉर्नी जनरल का प्रोविज़न कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और अभी एट प्रेजेंट में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है और कौन से नंबर के हैं, वर्तमान में कौन हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, कौन से नंबर के हैं। और इसी के साथ अभी हमने पीछे पढ़ा था ये प्रथम विधिक अधिकारी होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही देखा था, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ठीक, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो अब हम 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये हमारा DPSP है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं 32 की तरफ। 32 बोलता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र आहूत किया गया था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था, यानी जॉइंट सेटिंग बुलाई गई थी। जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू पास, यानी इन तीनों में से किसे पास करने के लिए जॉइंट सेशन बुलाया गया था, तो तीनों के लिए ही। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की, विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। तो देखो आर्टिकल 14 में 2 तरह के अधिकार दिए हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। तो ये अधिकार किसे दिया गया है, ये प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। अभी आपको पहले हमने बताया था ना कि कौन कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 फंडामेंटल राइट कैसे दिए हैं, ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा जितने भी हैं ये सिटीजन और नॉन सिटीजन यानी एवरी पर्सन को मिले हुए हैं, तो याद रखिएगा। ठीक, फिर अगर बात करें नेक्स्ट आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21A संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया। अब यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
लेकिन किस केस के बाद जोड़ा गया, किस केस के बाद जोड़ा गया है, ठीक है, ये आपको कमेंट में लिख करके बताना है। नेक्स्ट अगर बात करें, और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन में 34 में 2002 में जोड़ा गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, लेकिन ये इन्फोर्स कब हुआ, लागू कब किया गया था, 2010 में, 8 साल बाद लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, प्री में क्वेश्चन आया हुआ है 2002 में जोड़ा गया था, लेकिन लागू कब किया, लागू किया 8 साल बाद 2010 में। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये बोलता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान का प्रावधान है, अंडर विच आर्टिकल सप्लीमेंट्री ग्रांट इज प्रोवाइडेड। तो याद रखिएगा आर्टिकल 115। फिर आते हैं नेक्स्ट 36 क्वेश्चन पर, अनुच्छेद 15(4) संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन से, प्रथम संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर 1। फिर अगर नेक्स्ट बात करें 37 नंबर क्वेश्चन बात करता है, निम्नलिखित में से सर्विस टैक्स से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संविधान में अंतः स्थापित किया गया। जो सर्विस टैक्स है, सेवा कर, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, तो कौन से संविधान के अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा ये जो आपका जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 268A में। जो सर्विस टैक्स है आपका 268A में जोड़ा गया था, लेकिन जब 101वां GST आया तो इसे यहाँ से रिपील कर दिया। तो याद रखिएगा 101 से ख़त्म भी कर दिया गया है। अब अगर नेक्स्ट बात करें 38 बोला कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दल बदल कानून कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। यह आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। जो दल बदल संशोधन अधिनियम है, ये जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची के साथ, कौन से शेड्यूल के साथ पढ़ा जाता है। फिर बात करते हैं 39, कौन अधिवास्य नागरिक नहीं है, हु इज़ नॉट अ सिटीजन बाय डोमिसाइल। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 4 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा। ये ऑप्शन गलत है, तो याद रखना ये नहीं होगा, बाकी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। और अब आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में कौन से आर्टिकल से है ये क्वेश्चन, कौन से आर्टिकल में सिटीजन बाय डोमिसाइल बताया गया है। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, 40 बात करता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कौन से प्रावधान में दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 20 खंड 3 में डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की गई कि किसी को सेल्फ इंक्रिमिनेट करने के लिए बाउंड नहीं किया जाएगा। फिर अगर बात करें 41 क्वेश्चन, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी। तो याद रखना 1/3। कितना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 1/3। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल शैल नॉट एक्सीड इन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और बतानी है कि ऐसे कौन से राज्य हैं, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही दिए गए हैं। तो कौन सी ऐसी स्टेट हैं इंडिया में और कितनी स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों एट प्रेजेंट काम कर रही हैं। फिर आते हैं 42, आर्टिकल 16(4)(a), आर्टिकल 16 क्लॉज 4 संविधान में कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये जोड़ा गया था 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, किस अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है ऑप्शन नंबर 1 200 आर्टिकल 200 में। अब यहाँ से आपके लिए प्री में क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट जो अपनी कंसेंट देता है, जब लोकसभा से या राज्यसभा दोनों हाउसेस से कोई बिल पास हो जाता है तो उसके ऊपर फिर क्या करता है, प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट देता है। गवर्नर तो देगा आर्टिकल 200 में, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में देता है, तो ये आपको बताना है प्रेसिडेंट वाले। फिर आता है नेक्स्ट, विधानमंडल का सत्रावसान का अधिकार किसको है। हु हैज़ द पावर टू प्रोपोगेशन द लेजिस्लेटिव
असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को ख़त्म करने की पावर किसके पास है? तो याद रखिएगा राज्यपाल के पास, ठीक, राज्यपाल के पास। फिर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 45, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, संघ सूची की प्रविष्टि 18 किससे संबंधित है? एंट्री नंबर 18, एंट्री 18 ऑफ द यूनियन लिस्ट इज रिलेट टू, तो याद रखिएगा एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यर्पण से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। एंट्री नंबर 18 किसे है? एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यर्पण से। फिर आ जाते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्रा के अधिकार से संबंधित केस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेट टू द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड? तो याद रखिएगा, सभी को पता है, बहुत सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर 1 सतवंत सिंह का वाद। तो याद रखिएगा सतवंत सिंह केस जो है वो किससे जुड़ जाता है? ट्रैवल टू अब्रॉड से जुड़ जाता है। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A 323B2 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323B क्लॉज 2 में सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4, ये चारों ही उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब आपको यहाँ से एक चीज़ बताना है कि ये जो 323A और 323B कॉन्स्टिट्यूशन में 323A और 323B, ये जो दोनों आर्टिकल हैं, ये कौन से चैप्टर में, यानी कौन से पार्ट में, और ये पार्ट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, पूछा जाता है प्री में, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन आ गए हैं हमारे, बस वीडियो ख़त्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य सूची की प्रविष्टि 49, राज्य सूची की प्रविष्टि 49 संबंधित है। एंट्री 49 ऑफ द स्टेट लिस्ट इज रिलेट टू द, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि और भवनों पर कर से। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, कौन से अनुच्छेद के अंदर न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू इज प्रोवाइडेड। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय का क्या कर सकती है? न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, कहाँ पर? आर्टिकल 137। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है कि आर्टिकल 137 में, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू है, क्या जुडिशियल रिव्यू के बाद भी कोई रेमेडी बचती है विक्टिम के लिए? अगर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करते हुए अपने जजमेंट को नहीं बदलती और अपने जजमेंट को एज इट इज़ बनाए रखती है, तो क्या जुडिशियल रिव्यू के बाद भी विक्टिम के लिए, एग्रीड पार्टी के लिए, क्या कोई रेमेडी बचती है? अगर बचती है तो वो क्या रेमेडी है, और वो रेमेडी किस केस लॉ में, किस ईयर में जोड़ी गई थी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है? द टर्म हाई कोर्ट इज डिफाइंड अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, ये जो प्रोवाइडेड किया गया आर्टिकल 366 के 14 में, किसमें? आर्टिकल 366 क्लॉज 14 में हाई कोर्ट को बताया गया है। तो गाइज, ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसी के साथ अब हम आगे कंटिन्यू वीडियो लेके आते रहेंगे। अभी इसमें हम पूरे जो डिस्कस करने वाले 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसका एक फर्स्ट पार्ट था। इन्हें देखिएगा, करिएगा और बने रहिए थ्योरी ऑफ लॉ जुडिशियल एकेडमी के साथ। अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।